मैं काफ़ी समय से हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स को देख रही हूँ और मुझे लगता है कि स्थिति बहुत ख़राब है। लेकिन आज गौहर रज़ा साहब को सुनकर पता चला पहली बार कि साइंस की भी उतनी ही स्थिति ख़राब है, तो थोड़ा सा अच्छा लगा। लेकिन मैं फिर से यही बात कहूँगी जो मैं बहुत बारी कह चुकी हूँ कि अगर आप सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक्स देखेंगे, इतिहास की टेक्स्ट बुक्स देखेंगे, तो बहुत ख़राब स्थिति है। आप अगर क्लास 6th, 7th, क्लास 8th की टेक्स्ट बुक को उठाकर वहाँ जो NEP 2020 एम्स और गोल्स वगैरह लिखे हुए हैं उसको अगर आप पढ़ेंगे तो बड़े इंटरेस्टिंग है। लेकिन और अगर आप जब उनको पढ़ेंगे तो आप उनको एक्सेप्ट भी करेंगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। पर जब आप एक्चुअल में टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कथनी और करनी में कितना फर्क है। तो सबसे पहले तो एक जो कोट है बड़ा इंटरेस्टिंग, क्लास 8th की सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में NEP का, द एम इज टू एनहांस द स्टूडेंट्स एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, ताकि वो जांच परख कर विश्लेषण कर सके उनको जो पढ़ाया जा रहा है उसका। इसका सार यही हुआ। पर अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा है। कैसे देंगे आप उनको एनालिटिकल कैपेबिलिटीज जब आप पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि इंडियन हिस्ट्री में कौन विलेन था और कौन हीरो था? खुद ही से आप वैल्यू जजमेंट दे देंगे कि जितने भी सुल्तान आए, जितने भी मुगल रूलर्स हुए, सब खराब थे, सब ब्रूटल हैं, सब क्रूअल हैं। कक्षा 6ठी से 8वीं तक की अगर आप किताबें देखेंगे तो सिर्फ 8वीं के दूसरे चैप्टर में, जिसमें सुल्तानों और मुगलों का जिक्र हुआ है, क्रूअल और ब्रूटल टर्म यूज हुआ है। अदरवाइज किसी और चैप्टर में नहीं है। कोई और राजा इंडियन हिस्ट्री में ब्रूटल और क्रूअल नहीं था। ये कंक्लूजन NCERT ने पहले ही बना लिया है और परोस दिया। खुद से बच्चों को ये कंक्लूजन पे आने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है ताकि बच्चा खुद इक्विप हो सके, सोच सके कि क्रूअल्टी के मायने क्या है, ब्रूटैलिटी के मायने क्या है। पहले ही आपने डिसाइड कर लिया है कि अकबर भी ब्रूटल था और बाबर तो खैर क्रूअल है ही। डार्क एज आपने पहले ही टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या मायना है भाई डार्क एज का? वो नहीं, डिस्क्रिप्शन नहीं है डार्क एज की। डार्क एज का क्या मायना है नहीं बताया है। बस ये जान लीजिए कि सुल्तानों और मुगलों का दौर डार्क एज था। कहां से आ रहा है ये टर्म? बड़ा इंटरेस्टिंग है। टेक्निकली हिस्ट्री में मिडिल एजेस के लिए यूज होता था ये, पर एकेडमिक्स ने तो कब से इसको डस्टबिन में डाल दिया है, क्योंकि इस टर्म का मतलब होता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इतिहास में, कुछ सही नहीं हो रहा है। लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा कभी कोई पीरियड हुआ ही नहीं जहां प्रोग्रेस ना हो। तो इसीलिए ये टर्म को ए हिस्टोरिकल माना गया और खत्म कर दिया गया। लेकिन ये टर्म यहां से नहीं ला रहे हैं। आप सावरकर पढ़ेंगे तो टर्म वहां से आ रहा है। एक है गोल्डन एज, जो कि एंशिएंट इंडिया है। शाकाज और हुनस के आने से पहले आर्यन एज को वो गोल्डन एज मानते हैं। फिर उसके बाद आती है डार्क एज, जिसमें शाकाज और हुनस से ही शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अहिंसक आइडल खराब आइडल है, एफेमिनेट आइडल है। उसने हमारी सिविलाइजेशन को वीक कर दिया सावरकर के हिसाब से। तो वहां से शुरू हो गई डार्क एज। बुद्धिज्म का आइडल है बुद्धिज्म, इसीलिए सावरकर के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वह अहिंसा का आइडल लेकर आया। उनके हिसाब से नेशन को हाइपर मैस्कुलिन होना चाहिए, मर्दानगी। आयरॉनिकली अहिंसा के ही आइडल की वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिली, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो कितना भी स्पिन कर लें इसे, नॉन कोऑपरेशन से लेके सिविल डिसोबीडियंस से लेके क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तीनों मूवमेंट की वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिली। और जिसने ये आइडियल फॉलो किया उसी को पूरी दुनिया इंडिया के नाम से जानती है, महात्मा गांधी को। पर खैर डार्क एज का टर्म यहां से आ रहा है। तो आपने पहले ही बता दिया कि वो एज डार्क एज है। क्या एनालिटिकल कैपेबिलिटीज आप बच्चे में डेवलप करेंगे? उसके बाद आप फिर से 6ठी, 7वीं, 8वीं की किताबें देख लीजिए। सिर्फ 8वीं की किताब में ही मंदिर तोड़ने का जिक्र है। मैं ये बात बहुत बारी बोल चुकी हूं। सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि ये पक्का है कि NCERT सिर्फ यही दिखाना चाहती है कि मुगलों और सुल्तानों ने मंदिर तोड़े, बल्कि इससे भी ज्यादा मेरी ग्रज ये है कि मैं जिसने 10 साल से टेम्पल डिस्ट्रक्शन पे रिसर्च की है, उसे पता है कि ये हिस्ट्री कितनी इनकम्प्लीट बता रहे। क्योंकि सिर्फ क्लास 8 में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ धर्म के नाम पे, आइकोनोक्लाज्म के नाम पे मंदिर टूटे, ये बिल्कुल गलत है। मंदिर तोड़ने का इतिहास बहुत पुराना रह चुका है और जब शुरू हुआ था तब उसके बहुत रीजंस थे, पॉलिटिकल,
फाइनेंशियल। तो जब मराठों का चैप्टर आता है, उन्होंने हटा दिया कि सबसे ज्यादा मराठों ने लूटपाट मचाई है। आप मंदिर देख लीजिए, श्रृंगेरी मठ मंदिर 1790 से 92 के बीच में परशुराम भाऊ की फोर्सेस जाती हैं और श्रृंगेरी मठ मंदिर को तोड़ देती हैं। वहां शारदंबा का इतना बड़ा आइडल है सरस्वती का, उसको तोड़ देती है और वहां से कम से कम भी 60 लाख रुपीस, उस समय 60 लाख की लूट ले जाते हैं। फिर उसके बाद एक लेटर जाता है मराठा पेशवा से कि आपने क्या कर दिया, आप तो पैसे वापस कीजिए, पर वो पैसे वापस नहीं होते। कौन करता है पैसे वापस? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बनाता है वो मंदिर दोबारा, शारदंबा का टाइटल दोबारा, शारदंबा का आइडल दोबारा। बाकायदा लेटर में लिखा है सच्चिदानंद भारती को, जो उस समय के जगत गुरु थे श्रृंगेरी मठ के, ये सब हटा दिया। उससे पहले 1770 से 1772 के बीच में कुडली स्वामी मठ को लूटा गया मराठों द्वारा, वो भी हटा दिया। मेलुकोटे के मंदिर जला दिए गए आयरन के लिए, वो भी हटा दिया गया। फाइनेंशियल रीजन से तो बहुत मंदिर लूटे गए हैं, क्योंकि, और ये बहुत जरूरी है बच्चों को जानना, कि मंदिर जैसा आज आप समझते हैं उस समय वैसा नहीं था। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, बहुत पैसा आता है, टैक्सेस लगाते हैं मंदिर मार्केट्स लगाते हैं, हार्ट्स लगाते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। वो सारा पैसा मंदिरों को काफी ल्यूक्रेटिव बनाता है किंग्स के लिए, तो वो उसको लूटते हैं। लेकिन ये सब नहीं बताएंगे। पॉलिटिकल रीजन से बहुत मंदिर टूटे हैं। बड़ा ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, कश्मीर से ही आता है, काल्हान की राजतरंगिनी में 8th सेंचुरी के रूलर हैं ललितादित्य। ललितादित्य का जब गौड़ के, बंगाल के राजा से फाइट होती है और वो गौड़ के राजा को हरा देते हैं, तो वो उसे एज अ प्रिजनर कश्मीर ले जाते हैं और एज अ श्योरिटी प्लेज करते हैं विष्णु के आइडल पे कि मैं इन्हें हार्म नहीं करूंगा। परिहासपुरा के वो विष्णु हैं। फिर उसके बाद वो वहां जाके गौड़ के राजा को मार देते हैं। तो अब गौड़ की जो प्रजा है, जब उनको ये पता लगता है, तो वो तो ऑब्वियसली बहुत ही अपसेट हो जाते हैं एंड वो एक प्लान बनाते हैं कि हम कश्मीर जाके उसी आइडल को तोड़ देंगे जिसपे इन्होंने प्लेज किया था कि ये गौड़ के राजा को प्रोटेक्शन देंगे, सिक्योरिटी देंगे, मेक श्योर करेंगे कि ये इनके साथ कुछ गलत ना हो। वो जाते हैं, लेकिन उन्हें उस मंदिर में एंट्री नहीं मिलती है, तो विष्णु रामास्वामी के आइडल को तोड़कर प्योरली पॉलिटिकल। गौड़ के राजा भी वैष्णविज्म में बिलीव करते हैं, ये राजा भी, इसमें कोई रिलीजियस नहीं है, प्योरली पॉलिटिकल। पर रिलीजियस रीजन से भी मंदिर टूटे हैं। प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी को लगता है कि सिर्फ मुसलमानों ने ही रिलीजियस रीजन से मंदिर तोड़े हैं। नहीं, कश्मीर से हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है क्षेमगुप्त का, जिसने पूरे के पूरे जयेंद्र विहार को जला दिया। कश्मीर का राजा काल्हान की राजतरंगिनी में है, 9th-10th सेंचुरी के रूलर हैं वो। क्यों? क्योंकि उनके डामर अंदर छिपे थे। फिर उसके बाद बुद्ध की मूर्ति को तोड़कर अपने नए मंदिर में लगाया, शिव का मंदिर क्षेम गौरीश्वर, उसकी नींव में लगाया। क्लियर आइडिया ऑफ कॉन्क्वेस्ट। उससे भी पहले शशांक, गौड़ के रूलर, बंगाल के रूलर, उन्होंने बुद्ध की मूर्ति तोड़ी, बोध गया को काट दिया। कितनी टेक्स्ट हैं संस्कृत से पहले ह्यूनसांग की खुद की टेक्स्ट, जो ये बात को हमारे तक लाती है, हमको बताती है कि कैसे शशांक ने ये स्वेयर किया था कि वो बुद्धिज्म को खत्म कर देंगे। तो ऐसा बहुत है। फिर उसके बाद अगर आप 7th से 10th सेंचुरी तक देखें तो 300 साल की हिस्ट्री है, जहां साउथ में भक्ति मूवमेंट के आने से जैनिज्म बिकेम एन इजी टारगेट। कितने जैन रॉक कट केव टेम्पल्स हैं जो कन्वर्ट हुए शैव टेम्पल में। आप अपार, संबंदार, सुंदरार, ये जो नयनार सेंट्स हैं, इनको पढ़ेंगे तो दे स्प्यू अ लॉट ऑफ बाइल अगेंस्ट जैन्स। बहुत कुछ खराब बोलते हैं वो जैन के खिलाफ। लेकिन एनसीईआरटी ये सब नहीं बताना चाहती है। टेम्पल डिस्ट्रक्शन की हिस्ट्री जानबूझ के इनकम्प्लीट, जानबूझ के कम्युनल, क्योंकि कहना है कि एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, बट एक्चुअली एनालिटिकल कैपेबिलिटीज दे दी तो बच्चे को तो पता लग जाएगा कि आप ब्लेटेंट कम्युनलिज्म फैला रहे हैं, कि टेम्पल डिस्ट्रक्शन का सिर्फ रिलीजन से ही वास्ता नहीं और सिर्फ सुल्तानों और मुगलों ने ही मंदिर नहीं तोड़े। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज जो वो बोलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, aims to prepare students to engage constructively with the opportunities and challenges of the 21st century। दो challenges हैं 21st century के, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और कम्युनलिज्म।
दोनों ही हटा दिए एनसीईआरटी ने। अगर आप बारीकी से, और ये बड़ी समझदारी से काम हो रहा है, अगर आप बारीकी से क्लास 6 को, क्लास 7, क्लास 8 की किताबों को पढ़ेंगे तो वर्ड कास्ट को रिप्लेस करके सोशल रियलिटीज कर दिया गया। कास्ट एक बड़ा ही स्पेसिफिक और यूनिक सिस्टम है सब कॉन्टिनेंट का। ऋग्वेद के टाइम से लेके अब तक अनचैलेंज चलता ही आ रहा है। चैलेंजेस हुए हैं बट कोई भी ऑब्लिटरेट नहीं कर पाया कास्ट सिस्टम को। और भी ज्यादा जरूरी हो जाना चाहिए कि हर बच्चे को पता हो कि ये कितना डेंजरस और कितना इंसिडियस इंस्टीट्यूशन है और इससे कितनी डिस्क्रिमिनेशन फैलती है। लेकिन आपने जानबूझ के कास्ट वर्ड डिलीट कर दिया। अनटचेबिलिटी की जो रेफरेंस है क्लास 6 में वो हटा दी गई है। वर्ना सिस्टम की रेफरेंसेस हटा दी गई। वर्ना सिस्टम में जो डिस्क्रिमिनेशन इनहेरेंट है वो हटा दी गई। फिर उसके बाद बिरसा मुंडा, जो कि बहुत बड़े स्वतंत्रता के सेनानी थे, रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ भी ऑपोजिशन की थी। हिंदू लैंडलॉर्ड्स डिलीट कर दिया गया है एनसीईआरटी से। सिर्फ बताया गया है कि उनकी ऑपोजिशन थी क्रिश्चियन मिशनरीज से, क्योंकि वो तो एजेंडा में फिट होता है। पर हिंदुइज्म और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थी, वो एजेंडा में फिट नहीं होता, तो हम वो डिलीट कर देंगे। फिर उसके बाद रायट्स हटा दिए। गोधरा 2002 के रायट्स हटा दिए। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन की हिस्ट्री हटा दी। उसके बाद के रायट्स हटा दिए। क्यों? जब पूछा गया दिनेश साकलानी जी से, जो एनसीईआरटी के हेड हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें पॉजिटिव सिटीजन्स बनाने हैं, नेगेटिव डिप्रेस्ड सिटीजन्स नहीं। अगर आप जान जाएंगे कि इंडिया में बड़ा सांप्रदायिकता फैली है, कम्युनलिज्म फैली है, तो इससे आप नेगेटिव सिटीजन बन जाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी के मन में यह है कि अगर एक स्टूडेंट खुद से पढ़ेगा, खुद से समझेगा, फैक्ट्स समझेगा, तो क्वेश्चंस पूछेगा, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म के मायने समझेगा, सरकारों से कल जाके क्वेश्चन पूछेगा। तो इसीलिए ये सब हटाना बहुत जरूरी है। उसको समझ आ जाएगा कि गोधरा राइट्स क्यों हुए, बाबरी मस्जिद के पॉलिटिक्स में कौन सी पार्टी इसका हाथ है, ये सब। कल को वो तो बड़ा समझदार बन जाएगा। तो समझदार जो सिटीजन है वो नेगेटिव सिटीजन, वो डिप्रेस्ड सिटीजन होगा। ये डिप्रेस्ड, देखिए क्या हो रहा है। और जो बेवकूफ स्टूडेंट है वो पॉजिटिव स्टूडेंट है, उसके पास क्रिटिकल एनालिसिस की एबिलिटीज नहीं है। और ये सब कैसे आएगा क्रिटिकल एनालिसिस? जब आप फैक्ट्स परोसेंगे। फैक्ट्स ही हटा दिए। अब आर्यन माइग्रेशन तो बेसिस है इस सरकार का, हिंदुत्व के आइडियोलॉजी का। और ये बताना कि आर्यन माइग्रेट नहीं हुए, यहीं से बाहर गए, ये रिवर्स आर्यन माइग्रेशन। पर जेनेटिक स्टडीज तो उल्टा कहती है कि तो ईरान से आए यहां। तो उन्होंने क्या किया कि जेनेटिक स्टडी को ही मैनिपुलेट कर दिया। एनसीईआरटी की क्लास 12th में सेल में जो स्टडी हुई है उसको रिपोर्ट तो किया गया है, लेकिन कहा गया है कि ये स्टडी प्रूव करती है कि आर्यन जो थे वो यहां से बाहर गए। अरे नहीं, कहां से प्रूव करती है? ऐसा कहीं नहीं लिखा उसमें से। सेल की स्टडी बड़ी सिंपल स्टडी है। हड़प्पन जीन को आइसोलेट करती है वो हड़प्पन स्केलेटल रिमेन्स से इंडस वैली के, और कहती है कि इसमें कोई आर्यन जीन नहीं है। क्यों होगा? क्योंकि वो हड़प्पन है, तो नहीं होगा। इससे प्रूव होता है कि हड़प्पन जीन अलग है, आर्यन जीन अलग। जो दूसरी स्टडी है जो प्रूव कर देती है कि 1500 BCE ऑनवर्ड्स आर्यंस यहां से आना शुरू हुए ईरान से। साइंस में, जो साइंस नाम के जर्नल में है, 150 साइंटिस्ट, आर्कियोजेनेटिसिस्ट, हिस्टोरियंस ने मिलकर लिखी है। वो कहती है कि जो सेकेंड मिलेनिया का सेकेंड हाफ है 1500 BCE से हमें आर्यन जो जीन है वो मिलना शुरू हो जाता है। यहां पर क्लियर हो जाता है कि उस समय ये लोग वहां से आ रहे। पर ये स्टडी का कोई तो जिक्र ही नहीं है एनसीईआरटी में, सिर्फ सेल वाली है। और उसका भी
एकदम निहायती मैनिपुलेटेड वर्जन, ऑल्ट फैक्ट्स जिसे कहते हैं कि आर्यन माइग्रेशन तो सिर्फ एक थ्योरी है, कि ये भी थ्योरी है कि यहां से आर्यंस गए और देखिए इसके लिए जेनेटिक स्टडी। फिर उसके बाद कल्चरल असिमिलेशन जब मेंशन्ड है तो वो सिर्फ और सिर्फ अहोम्स के लिए मेंशन्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे भारत, जिसका इतिहास रहा है फॉरेन इन्वेजन्स का, कब से हो रहा है, स्टार्टिंग विद आर्यंस ऑफ कोर्स, पर वो तो खैर ये मानते नहीं, पर बाकी इन्वेजन्स को कैसे झुटलाएंगे भाई। तो कह दो कि बाकी इन्वेजन्स जो हुई वो तो कल्चरली असिमिलेट हो गए, चाहे वो अहोम्स हो, चाहे वो शाकाज हो, कुशान्स हो। लेकिन सुल्तान और मुगल का जब जिक्र होता है तो कल्चरल असिमिलेशन टर्म नहीं है, तब कॉन्कर्ड टर्म है। लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप टेक्स्ट बुक बना रहे हैं, तो बड़ी लोडेड लैंग्वेज है। मुगलों और सुल्तानों के साथ हमेशा प्लंडर, कॉन्कर्ड, रिकॉन्कर्ड, कॉन्क्वेस्ट टर्म है। और जब आप अहोम्स को देखेंगे तो कल्चरल असिमिलेशन। सुल्तान और मुगल यहां पर आके कल्चरल असिमिलेटेड हुए ही नहीं। जो आप लोग सब इतने सारे कुर्ता पहन के आए हैं, ये बाकायदा प्रूफ है कल्चरल असिमिलेशन का। 16-17 सेंचुरी से चला आ रहा है। पहले जामा के नीचे पहना जाता था कुर्ता, नीम जामा कहते थे उसको। फिर उसके बाद उसमें बदलाव हुए, अचकन बना, अचकन से फिर शेरवानी, सबकी शादियां ही उससे होती। फिर बंद गला, जो प्रधानमंत्री खुद भी पहनते हैं, वो भी एक तरीके का अचकन है, वो भी उसका भी शुरुआत मुगल से हुई। और लखनऊ के कोर्ट्स में, अवध के कोर्ट्स में वो अचकन बना। जो हम खाना खाते हैं उसमें कितना कल्चरल असिमिलेशन। सिर्फ बिरयानी जो लोगों को बहुत याद रहती है वो ही नहीं, जो प्याज की तरकारी हम बनाते हैं, जो ग्रेवी बनाते हैं, वो सब सुल्तानों और मुगलों ने पॉपुलराइज की। समोसा जो हम खाते हैं वो सुल्तानों के समय से आ रहा है। इतना टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन सुल्तानों के समय में हुआ। पर्शियन व्हील जो आप आज भी खेतों में देखेंगे इरिगेशन के लिए यूज होता है, वो सुल्तानों के समय में आ रहा है। स्पिनिंग व्हील जिससे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी रेवोल्यूशनाइज हुई, वो सुल्तानों के समय में आ रहा है। ये सब का कोई जिक्र नहीं है एनसीईआरटी किताब में, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये जिक्र है कि अलाउद्दीन खिलजी गए साउथ में, उन्होंने बड़े सारे हिंदू सेंटर्स को अटैक किया, कि अकबर ने चित्तौड़ में बड़े सारे लोग मार दिए। जो एक्चुअल सोशो कल्चरल इंपैक्ट है, जो वैसे भी बताना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव क्या फर्क पड़ता है, वो तो बताया ही नहीं। तो बच्चों से बड़ी सिंपल तरीके से उनका राइट टू प्रॉपर हिस्टोरिकल एजुकेशन छीना जा रहा। वो सब तो ठीक है, जो भी वो कम्युनल पॉइजन पा रहे हैं वो तो पा ही रहे हैं, पर वैसे भी इतना कम है सुल्तानों और मुगलों के बारे में इस चैप्टर में कि अगर वो कल को किसी के सामने बैठेंगे भी तो उनको कुछ नहीं पता होगा सुल्तानों और मुगलों के बारे में। 4 से 5 लाइनें हर एक सुल्तान के बारे में आपने बता दी। और ये कोई छोटी मोटी हिस्ट्री नहीं है, 600 साल की इंडियन हिस्ट्री, उसको आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में 15 से 20 लाइन में सिमटा दिया। क्या होगा उससे? एंड मेरी प्रॉब्लम ये भी है कि गौहर रजा साहब कह रहे थे कि एटलीस्ट 30 से 40 लाख लोग तो 11वीं 12वीं में साइंस लेते हैं, यहाँ तो वो भी नहीं है। इतिहास तो लोग लेते ही नहीं है 11वीं 12वीं, क्योंकि ये माना जाता है कि पहले तो इतिहास लेने से क्या फायदा है, सबसे पहला क्वेश्चन। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही। मेरे 10वीं में 94% नंबर आए थे, 94%, और मेरा बहुत घमासान हुआ था घर में। तो सबने कहा था साइंस लो, इतिहास पढ़ के क्या करोगी। पर खैर मुझे तो जुनून था इतिहास पढ़ने का, तो मैंने पढ़ लिया। पर ये तो 11वीं 12वीं तक भी नहीं आएंगे बच्चे। 6ठी से लेके 10वीं तक जो भी कम्युनल जहर इन्हें मिलेगा, और अगर 11वीं 12वीं में आ भी गए तो सेम टेक्स्ट बुक्स, और उसके बाद कॉलेजों में भी अब यही हो रहा है। आप अगर कॉलेजेस के कोर्सेज देख लीजिए, बड़े इंटरेस्टिंग कोर्सेज जो वैल्यू एजुकेशन कोर्सेज इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। क्या तो कोर्सेज हैं। वो एक कोर्स है एंशिएंट ट्रेडिशंस पे शायद, या एंशिएंट एथिक्स पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें भारतवर्ष का जिक्र है, जाम्बू द्वीप का जिक्र है, पर हिंद का कहीं जिक्र ही नहीं है। और क्या मतलब है भारतवर्ष का और जाम्बू द्वीप का? अगर आप देखें हिस्ट्री में, अभी कुछ दिन पहले यूपी के सीएम कह रहे थे कि भारत तो महाभारत में भी मेंशन्ड है। नहीं,
वो भारत तो ट्राइब है। जब वो कहते हैं कि भारत जन्मे दुर्लभम, मतलब कि भारत का जो ट्राइब है भारतास, उसमें जन्म लेना दुर्लभ है। लैंड की बात नहीं हो रही। ये जो आइडिया आ रहा है कि भारतवर्ष जो टर्म था ये पूरे का पूरा सब कॉन्टिनेंट, कभी भी नहीं। थोड़ी सी भी अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, 1st सेंचुरी एडी की जो खारवेला की हाथीगुम्पा इंस्क्रिप्शन है, उसमें वो कह रहे हैं कि मैं भारतवर्ष से लड़ाई कर रहा हूं। वो खुद ओडिशा के हैं, कलिंग के। तो क्या मतलब हुआ भारतवर्ष का? सब कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा तो नहीं हुआ। इसका मतलब कलिंग भारतवर्ष का हिस्सा था ही नहीं, कोई और लैंड है। सेम विद जाम्बूद्वीप, अशोक के डोमिनियंस को डिपिक्ट करता है। वो पहली बार जो सब कॉन्टिनेंट को एक एंटिटी का दर्जा मिलता है तो अरब्स के द्वारा मिलता है। अल हिंद, अफगानिस्तान से लेके इंडियन ओशन को एक एंटिटी मानते हैं। पर ये सब ना तो कॉलेजेस में मिलेगा आपको, ना स्कूल्स में मिलेगा। और प्रॉब्लम ये है कि बातें आप हाईफैल्यूटिंग कर लीजिए कि हमने एनालिटिकल कैपेबिलिटीज देनी है, चैलेंजेस के बारे में सेंसिटाइज कराना है, पर आपकी किताबों में बिल्कुल ऑपोजिट है। आप जानबूझ के चैलेंजेस छुपाएंगे, कास्ट के, कम्युनलिज्म के। आप जानबूझ के फैक्ट्स ऑब्लिटरेट करेंगे, बिकॉज आपको एक क्रिटिकली एनालाइजिंग स्टूडेंट नहीं चाहिए, एक क्वेश्चनिंग स्टूडेंट नहीं चाहिए। आपको चाहिए वो स्टूडेंट, वैसे भी हिस्ट्री के साथ तो ये माना ही जाता है, हिस्ट्री को तो पहले से ही लोग बड़ा बोरिंग मानते हैं, तो पढ़ाई बहुत खराब तरीके से जाती है क्लासेस में। मुझे खुद पता है, 6ठी 7वीं में जब मैं थी तो हमें कहा जाता था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बस हम अंडरलाइन करा देंगे, उसको याद करके एग्जाम में लिख देना। तो मुझे तब हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे तब पसंद आई जब मैं 8वीं कक्षा में थी। वो क्योंकि वो टीचर का बड़ा एंथुजियाज्म था, बड़े पैशन से वो बताती थी हिस्ट्री, तो मुझे बड़ी पसंद आ गई। टीचर कैन रियली मेक एंड ब्रेक अ स्टूडेंट्स करियर, ये तो है। इसीलिए बहुत जरूरी है एक सशक्त टीचर का होना, एक समझदार टीचर का होना। और इसीलिए जैसे गौहर रजा साहब कह रहे हैं, ये लोग वो चांस भी नहीं लेना चाहते। ये चाहते हैं कि जो हमने लिखा है बस वही पढ़े बच्चे। टीचर अपना दिमाग लगा देगी और कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देगी किसी चीज के लिए, तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए इनके लिए बड़ा जरूरी है कि ये सब लिख के दे दे, बच्चे इसको रट के एग्जाम में पास हो जाएंगे, दैट्स इट। जो हिस्ट्री के लिए क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है, ये नहीं डेवलप कराना चाहते, ना यहां ना कॉलेजेस में। आप रिक्रूटमेंट्स देख लीजिए कॉलेजेस की, सिर्फ एमए और नेट क्वालिफाई हो गए, बताइए। जो पीएचडी थे उनको निकाल दिया गया है एज टीचर्स। और ये सिर्फ डिग्री की बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस की भी बात है। मैंने आज ये इसलिए कहा कि मैं टेम्पल डिस्ट्रक्शन पे 10 साल से पढ़ाई कर रही हूं, क्योंकि अगर 5 साल कर रही होती तो वो कम होती, 10 साल ज्यादा है। एक्सपीरियंस का फर्क पड़ता है। तो वही इंसान जिसने सिर्फ एमए तक हिस्ट्री की पढ़ाई की है और पीएचडी तक हिस्ट्री की पढ़ाई की है, दोनों में फर्क है। वो ज्यादा परिपक्व है पीएचडी वाला, इन ऑल ऑब्जेक्टिव मीन्स, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग। पर वो ये चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि अब ये बात है ही नहीं कि एक्सपर्टीज को तवज्जो दी जाए। एक्सपर्टीज से क्या फर्क पड़ता है? जैसे कि गौहर साहब ने कहा कि अगर बाबाओं को एजुकेशन कमिटीज में जगह मिल रही है तो क्या मतलब है एक्सपर्टीज का? कोई भी बन जाएगा।
तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपकी एमफिल है, पीएचडी है, क्या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं। अगर आप आइडियोलॉजिकली एक तरफ हैं तो आपको सब जॉब्स मिल जाएंगे। और मैं अपनी बात को इस बात से विराम देना चाहूंगी एज अ फूड फॉर थॉट कि ये बहुत जरूरी है सोचना कि एक 13 साल का बच्चा जब अपनी टेक्स्ट बुक में ये पढ़ता है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शासक ही वायलेंट थे, ब्रूटल थे, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, हम लोगों को मारा, ऑप्रेस किया, तो क्या सोचता है और क्या घर लेकर जाता है? उसको आप कपल कीजिए जो आपको रोज मीडिया में दिखता है, जो रोज इंटरनेट में दिखता है, जो रीलों में सोशल मीडिया में दिखता है, जो मूवीज में दिखता है। छावा जैसी वायलेंट मूवी की स्क्रीनिंग हुई स्कूल्स में, सोचिए आप, वो मूवी जिसकी वजह से राइट्स हुए नागपुर में। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, पहले महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि बहुत अच्छी मूवी है, सब जाके देखिए, फिर राइट्स हो गए, बोला बहुत खराब मूवी है, इसकी वजह से राइट्स हुए हैं। अरे सर, आप ही तो कहे थे। अब बड़ा इजी है ये दोनों तरीके से फिर जाना, बिकॉज उन्हें पता है कि जो उनके एवरेज फॉलोअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उन्हें क्या याद रहता है। वो थोड़ी सोचते हैं दिमाग से, तो उन्हें इससे प्रॉब्लम है। उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो 13 साल का बच्चा जब एनसीईआरटी की किताब पढ़ता है हिस्ट्री की, घर जाके ये सोचे कि ये लोग ही खराब थे और ये कम्युनल पॉइजन के साथ जिए। उनके लिए वो बच्चा बहुत खराब है जो सोचता है, जो क्वेश्चन करता है और जो समझ रखता है कि सिर्फ यही इंफॉर्मेशन नहीं है और भी है, बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस बहुत जरूरी है, उसी का हनन किया जा रहा है एंड ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। थैंक यू सो मच।